एक अंधेरे कमरे में आर्य बिस्तर पर बदहवास सा लेटा था। उसकी नज़रें ठीक सामने टिकी थीं, जहां एक मॉनिटर जैसी चीज से हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। उसका पुनर्जन्म हुआ था। आर्य ने अपने दिमाग में बिखरी यादों को समेटने में आधा घंटा लगा दिया। जब ये काम पूरा हुआ तो उसे आखिरकार अपनी मौजूदा स्थिति का अंदाजा हुआ। वह अतीत में या किसी दूसरी दुनिया में नहीं गया था, वह भविष्य में आ गया था, पूरे 2000 साल आगे। अब इंसानों के पास वार्प ड्राइव थी और उनके कदमों के निशान पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में फैले हुए थे। यहाँ तक कि मिल्की वे के बाहर भी कई अभियान चलाए जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें ब्रह्मांड की अनगिनत अन्य प्रजातियां मिलीं। उन्होंने मैत्रीपूर्ण प्रजातियों के साथ राजनयिक गठबंधन बनाए और हिंसक प्रजातियों के साथ इंटरस्टेलर युद्ध भी लड़े। यह उस समय से बहुत अलग नहीं था जब आर्य पृथ्वी पर था। यह अभी भी कूटनीति ही थी, लेकिन हिंसा पर अधिक जोर देने के साथ। आखिरकार विरोधी अब इंसान नहीं थे। विभिन्न प्रजातियों के साथ लड़ाई के दौरान इंसानों ने महसूस किया कि तकनीक के अलावा मजबूत सभ्यताएं शारीरिक रूप से भी अधिक ताकतवर होती थीं। उन शक्तिशाली सभ्यताओं के सामने इंसानी शरीर किसी बच्चे जैसा था। अगर आप पीछे रह गए तो आप पिटेंगे। अगर इंसानों ने एल्फ से सुरक्षा न मांगी होती, जिनके साथ मानव जाति के अच्छे संबंध थे, तो युद्ध में इंसानों का नामोनिशान मिट गया होता। गंभीर चिंतन के दौर के बाद आखिरकार इंसानों को उन क्षमताओं का एहसास हुआ जो जीवित प्राणियों के भीतर छिपी थीं। पूरे ब्रह्मांड में स्पिरिट फैली हुई थी। यह अदृश्य थी और इसे महसूस नहीं किया जा सकता था, हालांकि इसे किसी के शरीर और आत्मा के जरिए महसूस किया जा सकता था। पृथ्वी के पुराने दौर में इसे डार्क एनर्जी कहा जाता था। स्पिरिट ची को सोखना, खुद को शक्तिशाली बनाना और जीवन का विकास करना ह्यूमन फेडरेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन गया था और इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। इस प्रकार मार्शल आर्ट्स का प्रचलन हुआ। हर प्रतिभाशाली युवा मार्शल आर्टिस्ट बनने और शक्तिशाली ताकत, आज़ादी और आखिरकार अमरता पाने की उम्मीद करता था। आर्य का पिछला जीवन भी ऐसा ही था। वह अपनी हताशा के कारण मर गया था। उसके हाई स्कूल के फाइनल एग्जाम होने वाले थे। उसका मार्शल आर्टिस्ट लेवल वहां तक पहुंच गया था जिसकी परीक्षाओं के लिए जरूरत थी। अपने पिछले जीवन में बेस्ट फेडरेशन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए उसने दिन रात बिना रुके कल्टिवेशन किया। इससे उसका ची प्रवाह गलत रास्ते पर चला गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई। वह कोई बेकार आदमी नहीं था और न ही उसका किसी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। वह अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट्स का दीवाना था। अपने अच्छे लुक्स और सभ्य परिवार के साथ साथ मध्यम स्तर के मार्शल आर्ट्स टैलेंट की वजह से काफ़ी लड़कियां उसे पसंद करती थीं। हालांकि उसकी एकमात्र पत्नी मार्शल आर्ट्स ही थी। उसने किसी भी टाइकून को नाराज नहीं किया था और न ही उस पर कोई हमला हुआ था। वह बेवकूफ़ नहीं था। इसके अलावा उस जमाने में शहरों की सुरक्षा पृथ्वी के प्राचीन समय से काफ़ी बेहतर थी। कोई बड़ा आदमी एक छोटे बच्चे को खत्म करने के लिए अपना समय क्यों बर्बाद करेगा? उसकी कोई गहरी पारिवारिक दुश्मनी नहीं थी और न ही बदले की कोई भावना। कुल मिलाकर वह समाज का एक बहुत ही साधारण सदस्य था, एक बहुत ही आम इंसान। उसके पास अच्छे माता पिता, एक अच्छा परिवार और एक प्यारी छोटी बहन थी। मैं चला गया। अब मुझे अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। खांसते हुए उसने सोचा, हर कोई एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। हालांकि पिछले जीवन में उसकी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थीं, लेकिन उसके पास उसके लिए उपयुक्त टैलेंट नहीं था। हकीकत हमेशा आपके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारती है। अगर आप कड़ी मेहनत करते तो क्या टैलेंट की जरूरत होती? आर्य अपनी नई पहचान से नाखुश नहीं था। वह हैंडसम था, उसके पास एक सुंदर परिवार और एक प्यारी छोटी बहन थी। इस तरह की जिंदगी बुरी नहीं थी, है ना? वह जिंदगी तो वैसे भी गुजर चुकी थी। दूसरी जिंदगी जीना ही काफ़ी था। जहां तक बात रही कि क्या वह एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है। अगर वह बन गया तो वह किस्मत वाला होगा, अगर नहीं तो यह नियति थी। आर्य अब इसे लेकर पागल नहीं होने वाला था। आखिरकार ग्रह नीलम, जिस ग्रह पर वह अब था, वह फेडरेशन के आंतरिक क्षेत्र में था। ये बहुत सुरक्षित था। भले ही वह ऐसा शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट न बन पाए जो ब्रह्मांड को पार कर सके, फिर भी उस पर कोई खतरा नहीं होगा। ये बहुत अच्छा था। आर्य ट्रांसमाइग्रेशन के देवता की व्यवस्थाओं से बहुत खुश था। अगर वह फिर से मर गया तो वह देखेगा कि क्या वह उन्हें 5 स्टार रेटिंग दे सकता है। सो जाओ, सो जाओ। सारी जानकारी व्यवस्थित करने के बाद आर्य को थकान महसूस हुई और वह उबासी लिए बिना न रह सका। इस अचानक हुए पुनर्जन्म ने उसे काफ़ी हैरान कर दिया था। यादों को पचाने के बाद उसका दिमाग थक चुका था। बाकी विवरणों के बारे में वह कल सोच सकता था। बस ऐसे ही आर्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी चेतना कहीं खो गई। जल्द ही सब कुछ अंधेरे में डूब गया। ... जब आर्य ने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो आसमान नीला और साफ था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर गर्माहट के साथ पड़ रही थी, जिससे सुकून के मारे उसकी आंखें सिकुड़ गईं। हवा का एक हल्का झोंका गुजरा।
उसने मिट्टी के साथ मिली घास की खुशबू को महसूस किया, इसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। ताजी हवा वाकई इंसान को अच्छा महसूस कराती है। आर्य मुस्कुराया। तभी उसकी मुस्कान जम गई। रुको, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वह जमीन पर लेटा था और आसमान की ओर देख रहा था। क्या मैं अपने बिस्तर पर नहीं सो रहा था? आर्य जल्दी से उठा और बदहवासी में चारों ओर देखने लगा। वह घास के मैदान में लेटा हुआ था। ताजी घास पर अभी भी सुबह की ओस थी। जैसे ही हवा चली, घास का मैदान लहरों की तरह हिलने लगा। नज़ारा तो अच्छा था, लेकिन वह यहाँ क्यों था? आर्य सन्न रह गया। क्या उसका फिर से पुनर्जन्म हो गया? ट्रांसमाइग्रेशन के देवता जरूर बहुत कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। ये देखते हुए कि वे कितने मेहनती हैं, मैं उन्हें 0 रेटिंग दूंगा। घर और छोटी बहन का सपना अब जंगल में सर्वाइवल में बदल गया था। अब सवाल यह है, क्या उसे नाश्ते में घास खानी चाहिए? आर्य ने ताजी घास को देखा और निशब्द होकर सोचा। हालांकि उसे इस वक्त भूख नहीं लगी थी, लेकिन आगे की सोचना अच्छी बात थी। उसे कम से कम ये पता लगाने की जरूरत थी कि वह क्या खाएगा। रुको, आर्य की आंखें अचानक चमक उठीं और वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। वह जरूर सपना देख रहा होगा। अपनी आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने अपने पैर को जोर से नोचा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आर्य की मुस्कान टेढ़ी हो गई। तेज दर्द से उसका मुंह अनियंत्रित रूप से ऐंठ गया। उसने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया था। यहाँ कोई नहीं था, तो फिर इतना कूल बनने का नाटक क्यों? सबसे शर्मनाक बात यह थी कि वह फेल हो गया। शुक्र है, वहां देखने के लिए सिर्फ हवा थी। क्या वह फिर से किसी और दुनिया में आ गया? लगता है 0 रेटिंग ही देनी पड़ेगी। इसी पल आर्य को अचानक अपनी पीठ के पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ और तेज होती गई। आर्य की पीठ पर रोंगटे खड़े हो गए और वह तेजी से पीछे मुड़ा। धत! आर्य के मुंह से अनायास ही निकल गया और उसने घास का एक गुच्छा पकड़ लिया। उसे क्या मिला था? एक सफ़ेद खरगोश। हालांकि वह सफ़ेद खरगोश थोड़ा अजीब था। उसका आकार अब खरगोश जैसा नहीं रहा था। वह 1 मीटर ऊंचा खरगोश था। उस सुपर साइज सफ़ेद खरगोश को देखते हुए आर्य सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर मैं इसका सिर हटा दूं तो ये खाने लायक होना चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, वह ऐसा कैसे सोच सकता है? आर्य ने अपने विचारों की इस क्रूर ट्रेन को रोका। खरगोश का सिर बहुत स्वादिष्ट होता है। उसे इसे फेंकना नहीं चाहिए। आर्य उस विशाल सफ़ेद खरगोश को देख रहा था जो शांति से घास खा रहा था। वह मन ही मन उसे पकाने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। क्या उसे इसे स्टीम करना चाहिए या रोस्ट? काफ़ी जद्दोजहद के बाद आर्य ने उसे रोस्ट करने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई सामग्री नहीं है और आग जलाना तो और भी मुश्किल काम होगा। उसने जहां भी देखा उसे बस अंतहीन घास के मैदान ही नजर आए। अगर वह लकड़ी से आग जलाना भी चाहे तो पहले उसे लकड़ी की जरूरत होगी। इसी पल उस विशाल खरगोश को शायद किसी चीज की भनक लग गई। चौकन्ना होकर उसने अपने लंबे कान खड़े कर लिए और अचानक चारों ओर देखने लगा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और ऊपर देखने के बावजूद उसका मुंह लगातार चल रहा था। इंसान और खरगोश काफी देर तक एक दूसरे को घूरते रहे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक दूसरे की आंखों में कुछ समानताएं देख ली हों। वे दोनों ही लजीज खाने के शौकीन थे, लेकिन आर्य को महसूस हुआ कि खरगोश की दिलचस्पी घास में थी, उसमें नहीं। हालांकि जब उसने उस प्यारे से छोटे मुंह को खुलते और चमकते हुए सफ़ेद दांतों की कतारों को देखा तो आर्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये निश्चित रूप से कोई साधारण खरगोश नहीं था। ये खरगोश इतना प्यारा है तो इसके दांत इतने नुकीले क्यों हैं? जब आर्य ने सफ़ेद खरगोश के इरादों में खोट महसूस की तो वह अनजाने में ही एक कदम पीछे हट गया। वह शांतिप्रिय पृथ्वी से आया था। हालांकि उसे खाना बहुत पसंद था, लेकिन उसने कभी एक मुर्गी तक नहीं मारी थी। जब उसने उस विशाल सफ़ेद खरगोश से निकलती खूंखार चीख को महसूस किया तो वह थोड़ा घबरा गया। जहां तक इस शरीर के पिछले मालिक की बात थी, आर्य को उसकी यादों से पता था कि मार्शल आर्ट्स में उसका टैलेंट बहुत अच्छा नहीं था। फाउंडेशनल फिस्ट आर्ट, मूवमेंट तकनीक और स्वॉर्ड आर्ट बस ठीक ठाक थे। उसके पास कोई वास्तविक लड़ाई का अनुभव भी नहीं था। आर्य ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उस विशाल खरगोश को क्रूरता से घूरने लगा। अगर तुम्हारा सामना किसी बाघ से हो जाए तो तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। अगर तुम उसे घूरोगे तो कम से कम तुम सम्मान के साथ मर सकोगे। आर्य का सामना पहले कभी बाघ से नहीं हुआ था, लेकिन यह विशाल खरगोश पृथ्वी के सामान्य भेड़ियों के आकार का था। इसे एक खूंखार जानवर माना जा सकता है ना? आदमी और खरगोश एक दूसरे को घूर रहे थे। विशाल खरगोश की चीख खूंखार थी, लेकिन वह बहुत सावधान था और उसने तुरंत हमला नहीं किया। इस बीच आर्य के माथे से पसीना बह रहा था। वह अपने दिमाग में बार बार बेसिक मूवमेंट तकनीकों को दोहरा रहा था। जितनी तेज हो सके भागना ही सही रास्ता लग रहा था। खरगोश की खून जैसी लाल आंखों से घूरे जाने पर आर्य को बहुत ज्यादा मानसिक दबाव महसूस हो रहा था। जल्द ही उसके माथे पर और पसीना जमा हो गया।
उसका मुंह सूख रहा था और वह थूक निगले बिना नहीं रह सका। इसी पल विशाल खरगोश के शक्तिशाली पैर जमीन पर पड़े, जिससे केवल एक हल्की सी धप की आवाज हुई। घास और मिट्टी का मिश्रण हवा में उड़ गया, क्योंकि वह विशाल खरगोश एक सफ़ेद किरण में बदल गया और तेजी से आर्य के करीब पहुंचा। कुछ ही सेकंड में उनके बीच की कई मीटर की दूरी खत्म हो गई। विशाल खरगोश आर्य के बिल्कुल करीब आ गया। उसके जो पंजे पहले मुलायम और प्यारे लग रहे थे, अब एक जानलेवा दरांती बन गए थे जो बर्फीली चमक के साथ आर्य की छाती की ओर बढ़े। आर्य ने अपने होंठ काट लिए और उस खूंखार ची के हमले के बीच खुद को होश में रखने के लिए मजबूर किया। उसने अनजाने में अपना दायां पैर जमीन पर जमाया, अपनी कमर मोड़ी और बाईं ओर झुक गया। सरसराहट, एक हल्की सी चटकने की आवाज हुई और वो चमचमाते पंजे आर्य के पजामे को कागज की तरह चीरते हुए निकल गए, उसकी छाती पर एक हल्का निशान छोड़ते हुए। घाव से खून रिसने लगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे टपकने लगा। इससे पहले कि आर्य सांस भी ले पाता, विशाल खरगोश जमीन पर उतरा, मुड़ा और फिर से उछला, एक सफ़ेद किरण में बदल गया। शिट! दर्द और अपमान ने आर्य की आंखों को ठंडा कर दिया। एक खरगोश मुझे कैसे डरा सकता है? ये बस थोड़ा बड़ा है, इसके पास अच्छे दांत और कुछ तेज पंजे हैं। एक शब्द, हमला। आर्य के पिछले शरीर का मालिक कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं था, लेकिन कम से कम उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की थी। मार्शल आर्ट्स को बॉडी रिफाइनमेंट के 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। कोई भी खूंखार जानवरों का मांस खाता था और ऊर्जा को रिफाइन करने के लिए चीक का उपयोग करता था और इसे अपने पूरे शरीर, यानी त्वचा, नसों, अस्थि मज्जा, अंगों, 12 कोर मेरिडियंस के साथ साथ रेन और डू मेरिडियंस में फैलाता था। ये सब इसलिए था ताकि कोई भविष्य में कल्टिवेट करने के लिए स्पिरिट ची का उपयोग कर सके। आर्य कोई विलक्षण प्रतिभा नहीं था, लेकिन वह औसत से ऊपर था। उसके परिवार में खूंखार जानवरों के मांस की कभी कमी नहीं थी, इसलिए उसके पास लेवल 4 के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी। उसने उस स्तर पर अपने शरीर की हड्डियों को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। जब वह नर्वस था और विशाल खरगोश के तेज हमले का सामना कर रहा था, तो वह मुश्किल से उससे बच पाया। अगर वह बस शांत हो जाए, तो शायद वह जीत सकता है और उसे खा सकता है। जब विशाल खरगोश ने उस पर फिर से हमला किया, तो आर्य पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसकी आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अपने पैर हिलाए और थोड़ा साइड में हो गया। उसने एक और हमले को चकमा दिया। इस बार अलग बात यह थी कि जिस पल उसने चकमा दिया, उसी पल उसने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी भींची और ताकत छोड़ने के लिए अपनी कमर को घुमाया। उसका मुक्का विशाल खरगोश के पहलू पर लगा। धप! विशाल खरगोश को चोट लगी और वह उड़ते हुए 5 मीटर दूर जा गिरा। आर्य ने उपहास किया, हम खरगोश तो खरगोश ही होते हैं। वे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, वे अभी भी कमजोर और दयनीय ही रहेंगे। क्या? उसका आधा वाक्य ही पूरा हुआ था कि वह हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह खरगोश वापस पलटकर खड़ा हो गया था और उस पर फिर से हमला कर रहा था। आर्य ने उस मौके में अपनी ताकत बिल्कुल नहीं बचाई थी। अगर वह किसी चट्टान पर भी मारता तो उसे तोड़ने के लिए काफ़ी होता। क्या ये खरगोश लोहे का बना था? विशाल खरगोश को बार बार हमला करते देख आर्य का मुंह हैंग गया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसने सोचा, अगर एक मुक्का काम नहीं करेगा तो 10 मुक्के, 100 मुक्के, 1000 मुक्के। आज मैं तुम्हारा खरगोश वाला सिर फोड़कर रहूंगा। इस प्रकार आर्य अपने पैरों से उछला और बाहर की ओर झपटा। आदमी और खरगोश आपस में उलझते रहे। एक मुक्का, एक पंजा। एक नूब मार्शल आर्टिस्ट था, एक विशाल खरगोश। यह ऐसा था जैसे मुर्गियां एक दूसरे को चोंच मार रही हों। 100 से ज्यादा झड़पों के बाद आर्य का मुक्का विशाल खरगोश के सिर पर लगा। एक धप की आवाज हुई और विशाल खरगोश धीरे से जमीन पर गिर गया। उसका दिमाग टुकड़ों में बिखर गया था और उसकी मौत निश्चित थी। आखिरकार आर्य विजयी हुआ। हालांकि उसके शरीर पर निशान थे और कुछ खून भी बहा था, लेकिन कुछ भी जानलेवा नहीं था। फिर भी उसके मुक्के विशाल खरगोश के सिर पर बार बार लगे, जिससे अंततः उसकी मौत हो गई। आर्य के हाथ उसके घुटनों पर आ टिके और वह लगातार हौंफ रहा था। उसने विशाल खरगोश के शरीर को देखा और सोचा कि खरगोश का डिफेंस बहुत मजबूत था। उसे मारने में उसे 100 से ज्यादा मुक्के लग गए। इसी पल खरगोश का शरीर अचानक धूल में बदल गया। पीछे केवल 2 चेरी के आकार के लाल गोले रह गए। उन गोलों से एक हल्की चमक निकल रही थी, जो उन्हें राख से अलग दिखा रही थी। आर्य ने उन 2 गोलों को देखा और अपनी पलकें झपकाईं। क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर मारने पर लूट मिलती है? वह आगे बढ़ा और अपने हाथ से उन चमकदार गोलों को उठा लिया। वे वजनदार नहीं थे, लेकिन हाथ पर एक गर्म एहसास दे रहे थे। इससे पहले कि आर्य उन 2 गोलों को ठीक से देख पाता, वे उसकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गए। आर्य ने पलकें झपकाईं और उसे कुछ समझ नहीं आया। क्या आजकल हर चीज़ भाग सकती है? वो गोले जो किसी खजाने जैसे लग रहे थे, बस यूं ही गायब हो गए। आर्य को गहरा धक्का लगा।
उससे भी बुरी बात यह थी कि ठीक उसी पल एक काला और एक सफ़ेद खरगोश, जिनका आकार बिल्कुल उसी खरगोश जैसा था जिसे उसने अभी मारा था, उसके सामने घास पर प्रकट हुए। वे पागलों की तरह तेजी से उसकी ओर दौड़ रहे थे। उसके पीछे से भी घास में सरसराहट की आवाज़ें आ रही थीं। आर्य का चेहरा उतर गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसी आकार के दो और खरगोश, इस बार दोनों भूरे रंग के, उसकी ओर आ रहे थे। 4 खरगोश। जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, उनकी लाल आंखों में खूंखार चमक दिखाई दे रही थी। आर्य मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के दाईं ओर भागा। उन विशाल खरगोशों में से सिर्फ एक ने ही उसे लगभग आसमान में पहुंचा दिया था। अब जब वहां 4 थे तो वह उनका सामना बिल्कुल नहीं कर सकता था। पिछली लड़ाई में आर्य का काफ़ी स्टैमिना खर्च हो चुका था। पूरी ताकत से दौड़ने के बाद जल्द ही उसकी सांस फूलने लगी। घास की सरसराहट की आवाज़ कभी बंद नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं था कि वे 4 खरगोश उसका पीछा कर रहे थे। आर्य का मुंह सूख गया था। वह कोई मादा खरगोश थोड़ी था, फिर वे उसका पीछा क्यों कर रहे थे? घास के मैदान अंतहीन लग रहे थे। आर्य कुछ किलोमीटर तक पूरी रफ्तार से दौड़ता रहा। वह बुरी तरह हौंफ रहा था, लेकिन वह सिर्फ दांत भींचकर आगे बढ़ता रहा। वह और तेज दौड़ने लगा। इसकी वजह यह थी कि दौड़ते समय 2 और खरगोश पीछा करने वालों में शामिल हो गए थे। अब उसके पीछे 6 खरगोश थे। अगर वह रुकने की हिम्मत करता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते। आर्य किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहा था। उसके सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसका गला सूखा और छिला हुआ महसूस हो रहा था, और उसके पैर ऐसे सुन्न हो गए थे जैसे वे उसके हो ही न। वह अब बस अनजाने में ही आगे दौड़ रहा था। उसके पीछे और भी खरगोश जमा हो गए। वे आर्य के पीछे एक कतार में ऐसे लग गए जैसे बच्चों को दौड़ में ले जाया जा रहा हो। बेशक, काश ये बच्चे अपना मुंह इतना बड़ा न खोलते। ठीक जब आर्य की चेतना धुंधली हो रही थी, उसके पीछे के खरगोशों ने अचानक अपने कान खड़े किए और उनके शरीर तुरंत जम गए। कुछ ही पलों बाद वे सब इधर उधर बिखर गए और झाड़ियों में भाग गए। आर्य ने बिना देखे ही यह सुना और बड़ी मुश्किल से एक नज़र देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने पाया कि उसका शिकार करने वाले खरगोश पूरी तरह गायब हो चुके थे। उसके दिमाग को राहत मिली और उसका शरीर तुरंत जमीन पर लुढ़क गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह धीरे धीरे उठकर बैठ गया। जब एक इंसान घास के मैदानों में आया तो खरगोशों ने उसका बुरा हाल कर दिया। हे भगवान, वह तो लगभग मारा ही गया था। वह इस लड़ाई को याद रखेगा। जब वह ताकतवर हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से इन विशाल खरगोशों से निपटने के लिए वापस आएगा। ठीक जब आर्य ने यह मन बनाया, तभी उसके सीने में अचानक तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा और अचानक खून का फव्वारा फूट पड़ा। फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डॉट डॉट डॉट। एक अंधेरे कमरे में आर्य ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उठकर बैठ गया। वह जोर जोर से हौंफ रहा था और उसकी आंखों में अभी भी डर देखा जा सकता था। उसके काले बाल और पजामा ठंडे पसीने से भीग चुके थे। कुछ पलों बाद आर्य होश में आया। उसकी आंखें कुछ उलझन के साथ जाने पहचाने माहौल को देख रही थीं। यह क्या स्थिति है? मैं अभी ट्रांसमाइग्रेट हुआ था और अब वापस ट्रांसमाइग्रेट हो गया। आर्य ने अपनी जीभ से अपने सूखे होंठों को चाटा। क्या वह अभी मर गया था? उसने पृथ्वी पर मौत के एहसास का अनुभव किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी दोबारा इसका अनुभव होगा। बाहर का समय देखते हुए अभी दिन भी नहीं निकला था। इसका मतलब था कि वह एक ही दिन में 2 बार मर चुका था। ये तो कमाल का अनुभव था। आर्य ने घास के मैदानों के उस अजीब आखिरी दृश्य को याद किया। उसकी आखिरी याद यह थी कि किसी नुकीली चीज़ से उसका सीना काट दिया गया था। उसका खून पागलों की तरह बह निकला था। वह एक मानव फव्वारे जैसा बन गया था। जहां तक दोषी की बात थी, उसने उसे बिल्कुल नहीं देखा। अब भी उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस अजीब जगह का एहसास यहाँ भी आ गया था। आर्य अभी बहुत उलझन में था। क्या उसने ट्रांसमाइग्रेट किया था या वह बस सपना देख रहा था? क्या इतना असली सपना भी सपना माना जा सकता है? जब वह विचार कर रहा था, उसकी आंखें धुंधली हो गईं क्योंकि उसे अचानक अपने दिमाग में कुछ अस्पष्ट चीजें महसूस हुईं। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और अपना ध्यान केंद्रित किया। एक पल बाद आर्य को अपने दिमाग में एक छोटी सी 3 डायमेंशनल जगह मिली। उस जगह में 2 लाल ऑर्ब्स तैर रहे थे। क्या ये वही लाल गोले नहीं हैं जो उस विशाल सफ़ेद खरगोश से मिले थे? आर्य ने बदहवासी में तैरते हुए गोलों को देखा और भी उलझन में पड़ गया। एक ट्रांसमाइग्रेशन हैक। क्या मैं वास्तव में इस दुनिया का मुख्य पात्र हूँ? उसने कुछ सोचा और दोनों छोटे गोले उस डायमेंशन से गायब हो गए और उसके हाथों में प्रकट हो गए। यह उस अजीब जगह जैसा ही था। उनका कोई वजन नहीं था, लेकिन वे गर्म थे। आर्य ने उन पर नज़र जमाई। उसकी आंखों में चमक आ गई। यह आखिर क्या था? वह इसका उपयोग कैसे कर सकता था? कुछ पलों बाद आर्य ने अपने बेड स्टैंड से मोबाइल फ़ोन उठाया और अपने पिता का नंबर निकाला। वह हिचकिचाया और नाम बदलकर डैड कर दिया। वह पहले इसे खाकर देखेगा कि इसका स्वाद कैसा है।
एक भारतीय होने के नाते ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे वह खा न सके। अगर उसका पेट खराब हुआ तो वह मदद के लिए अपने डैड को हॉटलाइन कॉल कर लेगा। फिर उसने दांत भींचे और लाल गोले को अपने मुंह में डाल लिया। हल्की लाल रोशनी एक गर्म प्रवाह में बदल गई जो उसके शरीर में घुल गई। यह उसके शरीर को जलाने वाली लपटों की तरह था। आर्य की त्वचा लाल हो गई। आर्य ने जल्दी से बेसिक बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेशन विधि का उपयोग किया और उस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने शरीर को रिफाइन करने के लिए निर्देशित किया। मार्शल आर्टिस्ट के पहले 3 स्तर त्वचा रिफाइनमेंट, मांसपेशी रिफाइनमेंट और नसों का रिफाइनमेंट थे। आर्य ये सब पहले ही कर चुका था, लेकिन यह ऊर्जा कल्टीवेशन विधि के मार्गदर्शन के अनुसार नहीं चली और न ही उसकी हड्डियों को रिफाइन किया जैसा वह चाहता था। इसके बजाय ये त्वचा पर जमा हो गई और उसकी त्वचा को फिर से रिफाइन करने लगी। आर्य सन्न रह गया और फिर महसूस किया कि यह ऊर्जा स्वाभाविक रूप से कमियों को पूरा कर रही थी। आर्य का मूल त्वचा रिफाइनमेंट पूरा नहीं था, इसलिए उसने इस ऊर्जा का पालन करना शुरू कर दिया और अपनी त्वचा को एक बार फिर से रिफाइन किया। मृत त्वचा निकल गई और उसकी त्वचा और सख्त हो गई। कोशिकाएं नवीनीकृत हो गईं और उसकी त्वचा जीवंत हो उठी। इससे हल्की चमक भी निकल रही थी। पूर्ण त्वचा रिफाइनमेंट ऐसा ही दिखता था। 1 घंटे बाद आर्य ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव था। उसने दूसरा लाल गोला निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खा लिया। त्वचा रिफाइनमेंट जारी रहा। ... सूरज उगाया और हल्की लाल चमक बिखेरने लगा। आसमान में सूरज पृथ्वी के सूरज से अलग था। इस सौरमंडल का तारा बड़ा था। ग्रह नीलम भी तारे के करीब था, इसलिए तारा पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा दिखता था। खुश पक्षियों के चहचहाने की आवाज के साथ सूरज की रोशनी वाली हल्की हवा आर्य के कमरे में दाखिल हुई। आर्य ने अपनी आंखें खोली जिनमें उत्साह की एक चमक थी। उन 2 छोटे गोलों ने उसे अपनी त्वचा को फिर से रिफाइन करने का मौका दिया। हालांकि यह केवल आधा ही पूरा हुआ था, लेकिन उसकी वर्तमान शक्ति कल की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक थी। अगर उसका सामना किसी और विशाल खरगोश से हुआ तो वह उसे कहीं अधिक आसानी से मार सकेगा। विशाल खरगोश के बारे में सोचते हुए उसने उस प्रकाश वाले गोले के बारे में सोचा। कितने अफसोस की बात है, क्या उसे उस जगह पर जाने का एक और मौका मिलेगा। उसी पल आर्य को कुछ अजीब सी गंध आई। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी त्वचा से काली गंदगी बाहर निकल रही थी और उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही थी। उसका मुंह हैंग गया। किस्से कहानियों में सुनी जाने वाली मैरो क्लींजिंग सच थी। यह अच्छा नहीं था। बदबू इतनी तेज थी कि उसे उल्टी आने लगी। वह जल्दी से उठा, कमरे से बाहर भागा, बाथरूम में गया और शॉवर लेने लगा। जब गर्म पानी की धारा उसके सिर पर पड़ी तो आर्य ने राहत की सांस ली। एक ही रात में 2 बार पुनर्जन्म लेना उसके लिए झेल पाना काफी मुश्किल था। उसका तनावग्रस्त दिमाग आखिरकार शांत होने लगा था। नहाने के बाद आर्य ने शीशे में देखते हुए खुद को पोंछना शुरू किया। अशुद्धियां दूर होने के बाद उसकी त्वचा गोरी और अधिक चिकनी हो गई थी। यह शायद उसकी बहन की त्वचा से भी बेहतर थी। अगर वह इसे देखेगी तो क्या उसे जलन होगी। ये सोचकर आर्य मुस्कुरा दिया। अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला और एक आकृति अंदर आ धमक गई। आर्य ने सहज रूप से मुड़कर देखा। लंबे काले बाल जो कमर तक आते थे, एक सुंदर सफ़ेद चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और चेरी जैसे होंठ, लंबा कद, पतली कमर और लंबे पैर। वह बिल्कुल किसी एनीमे गर्ल जैसी लग रही थी। यह उसकी बहन ईशानी थी। इस समय उसकी आंखें अभी भी आधी बंद थीं और सोकर उठने की वजह से बाल थोड़े बिखरे हुए थे। हालांकि जब उसने पूरी तरह से नंगे आर्य को देखा तो वह अचानक रुक गई। साफ था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्य बाथरूम में होगा और वह भी पूरी तरह नंगा होकर शीशे में खुद को निहार रहा होगा। प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी आंखें आर्य के शरीर को बदहवासी से देखती रहीं। उसका गोरा चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और वह बाथरूम से बाहर भाग गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। आर्य, हम थोड़ी देर बाद फिर से मुकाबला करेंगे। ईशानी की ठंडी आवाज़ दरवाजे के बाहर से आई, जिसमें मारने का इरादा साफ झलक रहा था। इससे आर्य वापस होश में आया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ईशानी ऐसे समय पर बाथरूम में आ जाएगी। वह खुद को साफ करने की इतनी जल्दी में था कि दरवाजा बंद करना भूल गया था, जिससे ये सारा ड्रामा हो गया। हालांकि आर्य को कोई खास परवाह नहीं थी, वह सिर्फ उसकी छोटी बहन थी। ईशानी सुंदर थी, लेकिन वह उसके बारे में कोई भी गलत विचार नहीं रखता था। शायद केवल गुफाओं में रहने वाले आदिमानव ही ऐसे अजीब विचार रखते होंगे। केवल प्राचीन काल में ही इंसान अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सगे संबंधियों के बीच संबंध बनाते थे। तो क्या हुआ अगर उसने देख लिया? जब वे छोटे थे तो साथ में ही नहाते थे। इसमें चिंता करने की क्या बात थी? आर्य से अलग, ईशानी का टैलेंट उससे कहीं बेहतर था। वह आर्य से 1 साल छोटी थी, लेकिन वर्तमान में लेवल 7 की मार्शल आर्टिस्ट थी। उसने पहले ही शरीर के अंगों को रिफाइन करना शुरू कर दिया था। आर्य के इतनी कड़ी मेहनत से कल्टीवेशन करने का एक कारण ये भी था। छोटी बहन कुछ ज़्यादा ही जीनियस थी, इसलिए बड़े भाई पर बहुत दबाव रहता था। नहीं
तुमने मुझे नंगा देखा है, नुकसान मेरा हुआ है, मैं तुम्हें खुद को पीटने क्यों दूं? आर्य ने सिर हिलाया। हालांकि वह अब थोड़ा मजबूत हो गया था, फिर भी वह लेवल 7 की ईशानी से कमजोर ही था। ये सुनकर ईशानी चिढ़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जल्द ही उसकी नज़रों में उलझन आ गई। वह अपने मार्शल आर्ट्स के दीवाने भाई को बहुत अच्छे से जानती थी। वह इतनी गुस्सा दिलाने वाली बात कैसे कह सकता था? सबसे बड़ी बात, उसने ईशानी की लड़ाई की चुनौती को अस्वीकार कर दिया था। ये पूरी तरह से अतार्किक था। हालांकि आर्य बाहर जाकर मुसीबत मोल नहीं लेता था, लेकिन उसे अपनी छोटी बहन को चुनौती देना हमेशा पसंद था। हालांकि वह कभी जीत नहीं पाता था, फिर भी वह इसका आनंद लेता था। अगर ईशानी के पास समय होता तो वह धैर्य रखती और खेल जारी रखती। आर्य, तुम बदल गए हो। तुमने वास्तव में लड़ाई के लिए मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। क्या तुम्हारा दिमाग किसी ब्रेन डिवोरिंग बग ने खा लिया है? ईशानी ने झुंझलाहट के साथ कहा। जब आर्य ने यह सुना तो उसे पसीना आने लगा। उसका दिमाग किसी कीड़े ने नहीं खाया था, लेकिन वास्तविकता उससे भी बदतर थी। उसने अजीब तरह से अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराया। तुम नहीं समझोगी। मैं अपनी मानसिक स्थिति विकसित कर रहा हूं, पानी की तरह शांत। शायद मैं जल्द ही तुमसे आगे निकल जाऊंगा। ईशानी हैरान रह गई और उसने अपना होंठ सिकोड़ा। उसका स्वर खतरनाक हो गया। तुम कह रहे हो कि मैं तुमसे हार जाऊंगी? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बस देखती जाओ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये कह रहा हूं, किसी को कम मत समझो क्योंकि वह अभी युवा है। आर्य ने गर्व से कहा। जब वह नासमझ था तब वह 100 वाक्य बोलना चाहता था, उनमें से यह चौथा था। अब आखिरकार उसे इसे बोलने का मौका मिल ही गया। फिर उसने चौंकने वाले स्वर में तीसरा वाक्य भी कहा, यह बच्चा इतना भयानक है। आज लड़ने के लिए सहमत होने का कोई सवाल ही नहीं था। भले ही उस पर हमला हो जाए, भले ही उसे कॉस्मिक बीस्ट्स खा जाएं, फिर भी वह सहमत नहीं होगा। अगर वह मान गया तो वह कुत्ता है। आर्य ने खुशी खुशी अपना शरीर पोंछा और तौलिया व पजामा वॉशिंग मशीन में फेंक दिया। इसी पल आर्य का चेहरा उतर गया। उसे एक गंभीर समस्या का पता चला। वह बदलने के लिए कपड़े नहीं लाया था। अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसने अजीब तरह से ईशानी की ओर देखा जो दरवाजे पर उसके निकलने का इंतजार कर रही थी। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान ओढ़ी और कहा, अरे ओम ईशानी, मेरी मदद करो ना। हाँ। ठीक जब ईशानी उसे डांटने वाली थी, उसने आर्य का विनती भरा स्वर सुना। उसकी आंखें टिमटिमाईं और उसने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कोमलता से पूछा, भैया आप ईशानी से क्या मदद चाहते हैं? ईशानी का नर्म स्वर सुनकर आर्य की आंखें चमक उठीं। वह भावुक हो गया। उसकी बहन वास्तव में कितनी समझदार थी। उसने जल्दी से कहा, मैं बदलने के लिए कपड़े लाना भूल गया। क्या तुम मेरे कमरे में जाकर मेरे लिए कुछ कपड़े ला सकती हो? ठीक है, बस एक पल रुकिए भैया, ईशानी ने धीरे से जवाब दिया। फिर वह आर्य के कमरे में गई और कपड़ों का एक सेट निकाल लाए। उसने अंडरवियर के बारे में सोचा, लेकिन उसे बहुत शर्म आ रही थी। बाथरूम के पास लौटकर ईशानी मुस्कुराई। भैया आपके कपड़े यहाँ हैं। जब आर्य ने यह सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अपने हाथ बाहर निकाले। ईशानी, कपड़े मुझे दे दो। थैंक यू। ईशानी वास्तव में सबसे अच्छी और देखभाल करने वाली थी। ठीक जब आर्य भावुक महसूस कर रहा था, ईशानी की कोमल आवाज़ सुनाई दी, भैया अगर आपको कपड़े चाहिए तो आपको ईशानी से एक वादा करना होगा। आर्य, उसे बहुत बुरा एहसास हुआ, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने पूछा, ईशानी क्या बात है? बेशक ये है कि ईशानी का चेहरा और भी कोमल हो गया। मेरे साथ लड़ने के लिए सहमत हो जाओ। आर्य का मुंह हैंग गया। कृपया मुझे इसके बारे में अपनी अच्छी राय वापस लेने दें। ये लड़की बाहर से भोली लेकिन अंदर से बिल्कुल काली है। ये सुनते ही आर्य के चेहरे का भाव बदल गया। ईशानी मुस्कुराई, लेकिन उसने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। आखिरकार आर्य ने एक गहरी आह भरी। वह इतना भी बेशर्म नहीं था कि नंगा ही बाहर चला जाए। आखिरी पल में उसकी शर्म ने उसे बचा लिया। ठीक है, मैं तैयार हूं। अरे यार, सही बात है, आज वह कुत्ता बन गया था। भान भान भान। एक अकेला कुत्ता तो कुत्ता ही होता है ना? आर्य के लिए, जिसका सिंगल होना उसकी उम्र के बराबर था, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसकी बात सुनकर ईशानी ने जीत वाली मुस्कान बिखेरी। भैया अपने कपड़े ले लो। इस पल ईशानी की कोमल आवाज आर्य के कानों में किसी राक्षस जैसी लगी। ये लड़की पक्का कोई राक्षस थी। आर्य ने जल्दी से कपड़े पहने और ईशानी को घूरते हुए बाथरूम से बाहर निकला। ईशानी मुस्कुराते हुए अंदर गई जबकि आर्य वापस अपने कमरे में चला गया। उसे अंडरवियर पहन लेना चाहिए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे ठंड लगेगी और असुरक्षित महसूस होगा। जब आर्य कपड़े बदलकर तैयार हुआ तब तक ईशानी भी फ्रेश हो चुकी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं।
जो चीज़ नहीं बदली थी वह थी उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ वह शैतानी हंसी। इस मुस्कान को देखकर आर्य को अचानक ठंड का एहसास हुआ। इस दुनिया में कोई गर्माहट नहीं बची थी। आर्य, नीचे आओ, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा और नीचे कूद गई। आर्य ने आह भरी और उसके पीछे जाने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। आर्य का परिवार काफ़ी अमीर था। उसके पिता विक्रम एक कपड़ों की कंपनी के संस्थापक थे। ये गृह नीलम पर भी काफ़ी मशहूर थी। आर्य की माँ सुनीता कंपनी की हेड डिजाइनर थीं। ये कंपनी इन दोनों ने बिल्कुल शून्य से शुरू की थी, इसलिए उनके परिवार में पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो आर्य और ईशानी अपने शरीर को रिफाइन करने के लिए खूंखार जानवरों के मांस का उपयोग कर सकते थे। उनका परिवार एक बड़े बगीचे वाले 3 मंजिला हवेली में रहता था। उनके पास 300 वर्ग मीटर का ट्रेनिंग ग्राउंड भी था जो विशेष रूप से आर्य और ईशानी के लिए बनाया गया था। हालांकि इतनी बड़ी कंपनी का बॉस होने के बावजूद विक्रम का रुतबा हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट से कम था। इसलिए वे दोनों चाहते थे कि उनके बच्चे भी मजबूत बने, ताकि उन्हें बिजनेस में किसी के आगे झुकना न पड़े। वे दोनों नीचे गए और ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे। ईशानी ने आर्य की निखरी हुई त्वचा को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। आर्य, तुम्हारी स्किन रिफाइनमेंट गहरी हो गई है। रातों रात गोरा होना ईशानी से नहीं छिप सकता था, जो दिन रात उसके साथ रहती थी। आर्य ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या मैंने तुम्हें आज सुबह हुए सडन अवेकनिंग के बारे में नहीं बताया था? मजबूत होने में कुछ भी अजीब नहीं है। शायद मैं तुम्हें जल्द ही पीछे छोड़ दूं। आर्य की बातों से ईशानी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सच में, मुझे इसका इंतजार रहेगा। चलो भैया। फिर ईशानी के लंबे मजबूत पैर हवा में लहराए और वह आर्य की ओर झपटी। खुशबूदार हवा का एक झोंका गुजरा। उसकी पतली सफ़ेद हथेली एक नाचती हुई तितली में बदल गई और आर्य की छाती की ओर बढ़ी। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। इतनी तेज ईशानी ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन उसकी लेवल 7 की ताकत तो थी ही। साथ ही वह एक प्रोडिजी थी और इससे उसकी ताकत और बढ़ गई थी। आर्य को समझ आ गया कि वह उसकी हथेली को चकमा नहीं दे सकता। उसने अपने शरीर को कस लिया और उसकी सफ़ेद त्वचा पर एक रोशनी कौंध गई। उसने अपनी छाती के सामने अपनी बाहें क्रॉस की और पूरी ताकत से डिफेंस किया। तितली गुजरी और उसकी क्रॉस की गई बाहों पर हल्के से रुक गई। वह हल्की दिखने वाली हथेली पहाड़ तोड़ने वाली ताकत समेटे हुए थी जो उन छोटे सफ़ेद हाथों से निकली। वह आर्य की बाहों से गुजरी और उसकी छाती पर जोर से लगी। आर्य का दिल भारी हो गया। वह एक के बाद एक 14 कदम पीछे हटा और फिर स्थिर खड़ा हो गया। हालांकि उसे चोट लगी थी और वह पीछे धकेला गया था, लेकिन आर्य ने मुस्कान दिखाई। उसने इसे रोक लिया था। गहरे स्तर के रिफाइनमेंट से गुजरने के बाद उसका डिफेंस काफ़ी बढ़ गया था। अगर यह कल होता तो आर्य शायद उस हथेली का सामना करते हुए गिर जाता, लेकिन अब इससे केवल उसके हाथ थोड़े सुन्न हुए और छाती थोड़ी भारी लगी। ये देखकर कि उसकी हथेली ने आर्य को केवल 14 कदम पीछे धकेला, ईशानी की मुस्कान हैरानी में बदल गई। उसने अपना मुंह खोला और पलकें झपकाते हुए एक पल के लिए आर्य को देखा और फिर कहा, कल तुम उस हमले को निश्चित रूप से नहीं रोक पाते। आर्य ने अपना सुन्ना हाथ झटका और एक मुस्कान बिखेरी। तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? ईशानी धीरे से मुस्कुराए। उस स्थिति में आज मैं खुद को नहीं रोकूंगी। फिर वह दोबारा ऊपर झपटी। चूंकि आर्य ने केवल बेसिक मार्शल तकनीक सीखी थी, इसलिए ईशानी ने भी केवल बेसिक मूवमेंट तकनीक और बेसिक पाम तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि ईशानी की महारत आर्य से स्पष्ट रूप से अधिक थी। वह आसानी से घूम रही थी और शायद ही कभी रुकती थी। ईशानी को खूंखार तरीके से हमला करते देख आर्य का मुंह हेंट गया। उसे पता चल गया कि वह कुछ मार झेल सकता है, तो क्या वह उसे बुरी तरह पीटने वाली थी। उसकी छोटी बहन का दिल सचमुच दुष्ट था, लेकिन ईशानी की बेसिक मूवमेंट तकनीक को देखकर आर्य ने किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचा। वह जानता था कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। चाहे उसका कल्टिवेशन लेवल हो या मार्शल तकनीक, वे सब बेकार थे। उसे भविष्य में कल्टिवेशन पर और अधिक काम करने की ज़रूरत थी। वह उसके हमलों से बचते हुए ईशानी की मूवमेंट तकनीक को देख रहा था। शुरुआत में उसे सभी दिशाओं से मार पड़ रही थी, लेकिन अंततः वह कुछ हमलों को चकमा देने लगा। धीरे धीरे वह और अधिक चकमा देने लगा। 10 हथेलियों में से वह मुश्किल से 2 या 3 हथेलियों को चकमा दे पा रहा था। इस प्रगति ने आर्य और ईशानी दोनों को चौंका दिया, क्योंकि ईशानी आर्य से 3 लेवल ऊपर थी। ईशानी अपने मन में बड़बड़ाई, क्या ये लड़का कोई भूला बिसरा मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है? ऐसा नहीं हो सकता, है ना? वह पहले तो बहुत बेवकूफ़ था। आर्य जोर से चिल्लाया, हा हा हा, मैं एक प्रोडिजी हूँ। आधे घंटे तक स्पारिंग करने के बाद आर्य को सैकड़ों हथेलियों से पीटा जा चुका था। उसका पूरा शरीर दुख रहा था और वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसका मुंह हेंट गया। ईशानी, मैं विरोध करता हूँ। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। तुम सिर्फ इसलिए जल रही हो क्योंकि मेरा टैलेंट तुमसे बेहतर है।
ईशानी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी। भैया, ईशानी तो बस आपकी क्षमता बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आपकी बेसिक मूवमेंट तकनीक इतनी तेजी से सुधर रही है क्योंकि आप मेरी मार से डर रहे हैं, है ना? अब आपकी बेसिक मूवमेंट तकनीक पर अच्छी पकड़ हो गई है। ये सब ईशानी का ही काम है। आर्य निशब्द हो गया। पिटाई की वजह से उसे वास्तव में बहुत दर्द हो रहा था, इसी तरह वह बेसिक मूवमेंट तकनीक में इतनी जल्दी महारत हासिल कर पाया। हालांकि उसकी बातें सही थीं, लेकिन आर्य को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ईशानी की कोमल मुस्कान देखकर उसे थोड़ी सिहरन महसूस हुई। ये लो, ईशानी ने एक हल्का नीला सीरम फेंका, इसे पी लो, कोई अंदरूनी चोट नहीं रहनी चाहिए। यह एक डीएनए सीरम था। मार्शल आर्टिस्ट लेवल पर, यदि आपने अपनी 5 आंतों और 6 अंगों को रिफाइन नहीं किया है, तो शरीर की रिकवरी क्षमता उतनी मजबूत नहीं होती। यदि आप डीएनए सीरम का उपयोग नहीं करते हैं या समय पर चोट का इलाज नहीं करते हैं, तो आपके शरीर में कुछ सूक्ष्म घाव रह सकते हैं। आर्य ने सीरम लिया और एक ही बार में पी गया। ये खट्टा और मीठा था, थोड़ा स्ट्रॉबेरी मिल्क जैसा। ये काफ़ी अच्छा था। फिर दोनों ने अपना रोज का कल्टीवेशन शुरू किया। जब तक वे फारिग हुए तब तक 7:30 बज चुके थे। उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड के रेस्ट रूम में शॉवर लिया और घर लौटने से पहले अपने कपड़े बदले। लिविंग रूम में विक्रम सोफे पर बैठकर होलोग्राफिक स्क्रीन पर खबरें देख रहे थे, जबकि सुनीता रसोई में व्यस्त थीं। हालांकि वे काम में बहुत व्यस्त रहते थे, लेकिन दोनों को अपने बच्चों के साथ समय बिताना पसंद था। यह उनके बच्चों के विकास के लिए फ़ायदेमंद था। मतलब ये कि अगर सुनीता के पास समय होता तो वह नाश्ता खुद ही बनाती थीं। आर्य, इधर आओ। जब विक्रम ने आर्य और ईशानी को वापस आते देखा तो उन्होंने अपने हाथ में मौजूद कंप्यूटर नीचे रख दिया और उन्हें बुलाया। आर्य थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी उनके पास चला गया। उसने अपने डैड को ध्यान से देखा। ये बुजुर्ग लेकिन हैंडसम आदमी निश्चित रूप से पृथ्वी के दौर में लड़कियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय रहा होगा। उनकी भौहों के बीच एक रोब था, जो शायद लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण था। लेकिन जब उन्होंने आर्य और ईशानी को देखा तो उन्होंने अपना वह रोब छिपा लिया। वहाँ केवल परिपक्वता, कोमलता और गहरा अपनापन था। इससे आर्य को काफ़ी अजीब महसूस हुआ। आखिरकार असली आर्य तो मर चुका था। चाहे वह ईशानी हो या विक्रम, वे सभी उसे गहरे अपनत्व से देखते थे। इससे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। लेकिन चूंकि उसे यह शरीर विरासत में मिला है, तो वह इस परिवार की रक्षा करेगा। क्या बात है, डैड? आर्य ने बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा। विक्रम सन्न रह गए। डैड, क्या ये बच्चा उन्हें हमेशा पिताजी नहीं बुलाता था? उद्धरण चिन्ह ... क्या तुम्हारा दिमाग ब्रेन डिवोरिंग बग ने खा लिया है? उन्होंने वही सवाल पूछा जो ईशानी ने पूछा था। आर्य का मुंह हैंग गया। जैसा बाप वैसी बेटी, इनका दिमाग आपस में जुड़ा हुआ है। ईशानी मुस्कुराए। मुझे भी ऐसा ही लगता है। डैड, क्यों ना हम अस्पताल चलें और इसका दिमाग काट कर देखें? शिट, ईशानी, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम मुस्कुराते हुए डरावनी बातें करती हो तो यह वास्तव में कितना भयानक लगता है? आर्य ने चुपचाप ईशानी से दूर खिसकना ही बेहतर समझा। फिर वह मुस्कुराया और बोला, मुझे बस लगा कि पहले की जिंदगी बहुत थका देने वाली थी। जीने का कोई अलग तरीका चुनना शायद बेहतर हो। ये सुनकर विक्रम हैरान रह गए और मुस्कुराने से पहले आर्य को थोड़ी देर तक देखते रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम लोग खुश रहो। हकीकत में विक्रम नहीं चाहते थे कि आर्य भी मार्शल आर्ट्स का दीवाना बने। आप चाहे कितने भी अजेय क्यों न हो, शिखर पर अकेले रहने का क्या मतलब है? यही कारण था कि समाज में बड़ा रुतबा होने के बावजूद विक्रम अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताना पसंद करते थे। आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? विक्रम के हैंडसम बूढ़े चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। आर्य हैरान था। आज उसका जन्मदिन था। वह इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था, लेकिन उसके डैड ऐसे खेल खेल रहे थे। वह थोड़ा निशब्द हो गया। चलो बुरी खबर सुनते हैं। अहम आर्य, एक अंधेरी तूफानी रात में मैं और तुम्हारी माँ। रुको, सीधे मुद्दे पर आइए डैड। आपके बेटे के लिए इस उम्र तक जीना आसान नहीं रहा है। आर्य ने बेबसी से कहा। हर बार जब विक्रम ऐसा करते थे तो आर्य की सहनशक्ति जवाब दे जाती थी। दूसरी तरफ ईशानी ने चुपचाप इस अत्याचार के खिलाफ अपनी मुट्ठी उठाई। वह भी सिंगल थी। अरे, आजकल के बच्चे रोमांस को नहीं समझते। विक्रम ने सिर हिलाया। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। तुम हमारे बच्चे नहीं हो। आर्य, ईशानी, और अच्छी खबर यह है कि कोई दूसरा दादाजी है जो चाहते हैं कि मुझे 100 बिलियन की संपत्ति विरासत में मिले। यह एक प्राइवेट प्लैनेट है। चिंता मत करो डैड, मैं आपको समृद्धि की ओर ले जाऊंगा। आर्य मुस्कुराया। हे भगवान, उसने अपने जन्मदिन पर ऐसा मजाक किया। उसके डैड क्या थे? कौन सा दूसरा दादाजी? विक्रम ने बदहवासी में आर्य को देखा। तुम्हें पहले से पता था कि तुम हमारे बच्चे नहीं हो, और वह अमीर दादाजी तुम्हारे पास पहले ही आ चुके हैं।
आर्य हैरान था और विक्रम के गंभीर भाव देखकर उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उनकी नज़रें मिलीं। आर्य का मुंह हैंट गया। डैड, क्या आप सीरियस हैं? विक्रम ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ। आर्य को बहुत अजीब लग रहा था। वह अभी अभी एक खुशहाल परिवार में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था। इस परिवार में अच्छे माता पिता और एक प्यारी बहन थी। फिर भी दूसरे ही दिन उसके डैड ने उसे बताया कि वह उनका बेटा नहीं है। हालांकि उसने शरीर बदला था, लेकिन यादों के जुड़ने से उसे महसूस हुआ कि उसने इस जीवन को जिया है। उसका दिल इस अचानक मिली खबर को झेल नहीं पा रहा था। यह क्या बकवास ड्रामा था? माहौल थोड़ा अजीब देखकर ईशानी चिंतित होकर आर्य की ओर देखने लगी। उसके चेहरे से वह कोमल मुस्कान गायब हो गई थी। आर्य ने गहरी सांस ली और अजीब तरह से मुस्कुराया। अहम, अच्छी खबर क्या है? क्या उन्हें डैड बुलाते रहना थोड़ा बेशर्मी भरा था? आर्य अंत में ये कह नहीं पाया। विक्रम की आंखें चमकी और वे मुस्कुराए। अच्छी खबर यह है कि हमारी ईशानी को देखो। क्या वह सुंदर नहीं है? क्या वह सेक्सी नहीं है? अगर तुम मुझसे पटाने की कोशिश करोगे तो भी मैं तुम्हारी टांगें नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इसे कमाया है? आर्य, ईशानी। आर्य ने अपना सिर घुमाकर ईशानी के बेहद सुंदर चेहरे और उस शानदार फिगर को देखा। उसने एक पल के लिए सोचा, ये तो अच्छी खबर लग रही थी। अचानक ईशानी ने उसे देखकर कोमलता से मुस्कुरा दिया। आर्य तुरंत हिल गया। उसे अब नहीं पता था कि यह अच्छी खबर है या नहीं। बेशक, तुम मुझे अब भी डैड कह सकते हो। अगर तुम चाहो तो हम हमेशा 4 लोगों का परिवार बने रहेंगे। विक्रम ने देखा कि आर्य का चेहरा उतना सख्त नहीं था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक ईशानी का पीछा करने की बात थी, क्या मजाक है? उनकी बेटी इतनी प्यारी थी, जो कोई भी उसका पीछा करता उसकी टांगें तोड़ दी जाती, चाहे वह कोई भी हो। अगर यह आर्य होता तो वह एक टांग तोड़ते। अगर यह कोई और होता तो वे तीनों टांगें तोड़ देते। आर्य ने ऊपर देखा, विक्रम की प्यार भरी निगाहों को महसूस किया और अपने उतरे हुए चेहरे को रगड़ा। वह मुस्कुराया। मुझे लगा कि डैड हमारा रिश्ता खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा। इसने मुझे सच में डरा दिया था। अगर उन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुरंत उनसे रिश्ता तोड़ दूंगी। रसोई से एक दमदार आवाज आई। सुनीता रसोई के दरवाजे पर खड़ी थीं। वह मुस्कुराते हुए आर्य को कोमलता से देख रही थीं। जाहिर है उन्होंने वह सब सुन लिया था जो अभी कहा गया था। माँ! आर्य मुस्कुराया और पुकारा, हम। सुनीता ने एक भौं उठाई और आर्य की ओर खतरनाक तरीके से देखा। आर्य थोड़ा जम गया और तुरंत तारीफ करने लगा, ओह मेरी जवान और खूबसूरत माँ! आपकी सुंदरता तारों की तरह शानदार है। आपका स्वभाव मिल्की वे की तरह नर्म और उदार है। इस दुनिया के शब्द आपकी महानता का वर्णन नहीं कर सकते। घिनौना, मुझे तुमसे नफरत है, ईशानी ने मुंह बनाते हुए कहा। यहाँ तक कि सुनीता भी आर्य की तारीफों से शर्मिंदा हो गईं। वह थोड़ी देर के लिए रुकी और अजीब तरह से आर्य को देखने लगीं। बेटा, क्या तुम्हारा दिमाग ब्रेन डिवोरिंग बग ने खा लिया है? ही। ईशानी नीचे देख रही थी और हंसने की वजह से उसके कंधे हिल रहे थे। आर्य का मुंह हैंट गया। वह बेबसी से मुस्कुराया। तीसरी बार तीनों ने एक ही बात कही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तारीफ कर रहा हूं कि माँ कितनी शानदार और बेमिसाल हैं। सुनीता को साफ तौर पर यह बहुत पसंद आया और उन्होंने खुशी से सिर हिलाया। अच्छा बेटा, अगर तुम ईशानी को पटा सकते हो तो मैं मना नहीं करूंगी। इस तरह ये 4 लोगों का परिवार संतुलित रहेगा। आर्य ने अपनी तरफ से एक तीखी नज़र महसूस की और उसका मुंह हैंट गया। वह केवल अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था। वह इस काले दिल वाली औरत को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी पल विक्रम ने आह भरी। हमें तुम शहर के बाहर जल वैन में मिले थे। अफसोस की बात है कि तुम्हारे बारे में कोई सुराग नहीं बचा था, वरना हम उसे तुम्हें दे देते और शायद तुम अपने माता पिता को ढूंढ पाते। आर्य ने ये सुना और थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जीवन दिया, लेकिन मेरे असली माता पिता केवल आप लोग हैं। अपने पिछले जीवन में उसके माता पिता तलाकशुदा थे और उनके अपने परिवार थे। वह फालतू इंसान जैसा लगता था। बड़े होने पर वह उनसे दूर हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह पहचान और भी बुरी होगी। उसे जन्म लेते ही छोड़ दिया गया था। हालांकि डैड और मॉम उसके जैविक माता पिता नहीं थे। आर्य ने कभी इतने अच्छे माता पिता नहीं देखे थे। उसके लिए वे ही उसके असली माता पिता थे। विक्रम और सुनीता ने जटिल नज़रों से एक दूसरे को देखा। आखिरकार सुनीता मुस्कुराई, ठीक है, आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। तुम बालिग होने वाले हो। तुम्हें क्या तोहफा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए तैयार करूंगी। विक्रम मुस्कुराए, क्यों न तुम्हारे लिए एक सुंदर जवान लड़की का इंतजाम करूं। हाय! विक्रम अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही सुनीता ने उन्हें ऐसा थप्पड़ मारा कि वे सोफे से उठ भी नहीं पाए।
आर्य, जिसे थोड़ी दिलचस्पी आ रही थी, ने सुनीता का भावहीन चेहरा देखा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। माँ बहुत शक्तिशाली थीं। वह उनसे पंगा नहीं ले सकता था। रहने दो, मैं ही तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगी, सुनीता ने कहा, क्योंकि उन्हें लगा कि विक्रम भरोसे के लायक नहीं है। आर्य केवल सहमति में सिर हिला सकता था। नाश्ता करो। नाश्ते के बाद आर्य और ईशानी के ड्राइवर ने उन्हें स्कूल आर्य नगर के नंबर 1 मिडिल स्कूल में छोड़ दिया। यह आर्य नगर का सबसे अच्छा मिडिल स्कूल था। यहाँ के सभी छात्रों में मध्यम या उससे ऊपर का टैलेंट था। आर्य का टैलेंट समूह में सबसे नीचे था, जबकि ईशानी का टैलेंट स्कूल में सबसे ऊपर था। ये काले दिल वाली औरत काफ़ी मजबूत थी। आर्य ने आह भरी और एक तरफ देखते हुए ईशानी की ओर मुस्कुराया। जैसे ही वह कार से उतरी, वहां मौजूद छात्रों की निगाहें उस पर टिक गईं। स्कूल में वह एक संस्कारी और काबिल, पढ़ाई और खेल में ऑलराउंडर छात्रा थी। वह शिक्षकों के लिए आज्ञाकारी लड़की और अन्य माता पिता के लिए आदर्श बच्चा थी। उसकी यह नौटंकी कभी पकड़ी नहीं गई थी। उसकी कोमल मुस्कान ने अनगिनत नासमझ लड़कियों को उसे दीदी कहने और अनगिनत लड़कों को उसका दीवाना बनाने पर मजबूर कर दिया था। आर्य वही लेजेंडरी बेकार बड़ा भाई था। वह इतना बुरा नहीं था। वह बस साधारण था, लेकिन ईशानी की तुलना में वह स्पष्ट रूप से खराब था। दोनों को कार से उतरते देख छात्र आपस में कानाफूसी करने लगे। दीदी आज भी हमेशा की तरह ही सौम्य हैं। हालांकि वह आदमी सीन खराब कर रहा है। उसने मुझे मेरी दीदी को देखने से रोक दिया। आह, मैं दीदी के पास खड़े उस आदमी की जगह लेना चाहता हूँ। वह आदमी अभी भी जिंदा क्यों है? तमाशबीन क ने जिज्ञासा से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तमाशबीन ख ने हाथ जोड़कर गंभीरता से कहा, मैं उस आदमी को श्राप दे रहा हूं कि वह अपनी पूरी जिंदगी कभी भी खड़ा न हो पाए। सौम्य देवी के पास कोई पुरुष नहीं होना चाहिए। तमाशबीन क रुको, ये सही नहीं है। तमाशबीन ख क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैं बता रहा हूं, अगर तुम ऐसा सोचोगे तो पिट पिट कर मारे जाओगे। तमाशबीन क नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अपनी बीच वाली उंगली को काटकर खून निकालना चाहिए। वह ज्यादा काम करेगा। देखो। तमाशबीन क ने अपनी बीच वाली उंगली को काटा और आर्य को खूंखार नजरों से देखते हुए अपनी आंखें भक्तिपूर्ण प्रार्थना में बंद कर लीं। तमाशबीन ख को ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सीखा हो और उसने भी अपनी बीच वाली उंगली को काटा और आंखें बंद कर लीं। आर्य निशब्द था। क्या तुम लोग थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? हर कोई मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता है। किसकी सुनने की शक्ति अच्छी नहीं थी? वह वास्तव में किसी को पीटना चाहता था। क्या ये लोग कल्टिवेशन नहीं करते? ये बेवकूफ़ों का झुंड था। इसने आर्य को पृथ्वी के दौर के पागल प्रशंसकों की याद दिला दी। समय बदल गया था, लेकिन अभी भी ऐसे पागल प्रशंसक मौजूद थे। क्या ईशानी बहुत ज़्यादा अजेय थी या ये लोग बहुत बच्चे थे? इन युवाओं को कल्टिवेशन करने जाना चाहिए। बेशक, जिनके पास आकांक्षाएं थीं, वे पहले ही कल्टिवेशन के लिए जा चुके थे। जो यहाँ बचे थे वे सभी साधारण प्रतिभा वाले लोग थे। आर्य भी पहले उनमें से एक था। ज़्यादा से ज़्यादा वह बस कड़ी मेहनत करता था। भीड़ से गुजरते हुए ईशानी मुस्कुराए और भीड़ अपने आप छंट गई। आर्य ने उसका पीछा किया और आगे बढ़ा। सब कुछ ठीक था सिवाय इसके कि उसे हर तरह के मारने के इरादे से घूरा जा रहा था। लेकिन आर्य को वास्तव में परवाह नहीं थी कि लोग कैसे देखते हैं। वह 3rd ईयर का छात्र था, जबकि ईशानी अभी भी 2nd ईयर में थी। दोनों एक ही क्लास में नहीं थे। ईशानी से अलग होने के बाद आर्य अपनी क्लास में चला गया। जैसे ही वह बैठा, चिंटू, जो उसी डेस्क पर बैठता था, उसके पास आया। वह काला और दुबला पतला था। वह कुपोषित लग रहा था, लेकिन उसकी चमकती आंखों में कुछ रोशनी थी। चिंटू को अभी भी नहीं पता था कि उसके माता पिता ने उसका नाम ऐसा क्यों रखा। उसने इसके बारे में सोचा और एकमात्र संभावना ये थी कि वह अपने माता पिता के दुश्मनों का बेटा था। इसीलिए उन्होंने उससे इस तरह बदला लिया। हर बार जब वह इस संभावना के बारे में सोचता तो उसका चेहरा उतर जाता था। वह इस बारे में आर्य से बात करना शुरू कर देता था। ये पिछले आर्य को पागल कर देता था। इसलिए जब चिंटू करीब आया तो आर्य ने अनजाने में डिफेंसिव रुख अपना लिया। जब इस लड़के ने अपना मुंह खोला तो ये किसी भी भयानक फिल्म से ज़्यादा नुकसानदेह था। ये बच्चा इतना भयानक है। चिंटू ने आर्य की प्रतिक्रिया का बुरा नहीं माना और मुस्कुराया। आर्य, ग्रेजुएशन ट्रायल का मैदान पक्का हो गया है। कहाँ है? चिंटू को बड़बड़ाते न देखकर आर्य ने राहत की सांस ली और जिज्ञासा से पूछा। ग्रह दक्षिण। ये ग्रह नीलम पर नहीं है। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। पहले ग्रेजुएशन का मैदान हमेशा ग्रह नीलम पर होता था। कहा जा रहा है कि इस बार ये त्रिलोचन सिस्टम के तीनों ग्रहों के सभी मिडिल स्कूलों का संयुक्त ग्रेजुएशन ट्रायल है। यह एक दूसरे से लड़ने और समझने के लिए है। ये हमारी पीढ़ी से शुरू होगा और शायद हमारे बाद हर पीढ़ी में होगा। आर्य ने ये सुना और शिक्षा में सुधार को महसूस किया। पृथ्वी के दौर में चीन और भारत में अक्सर ऐसा होता था।
चीज़ों के बारे में सोचते हुए उसने बिना एस बड़ी ई के हाई स्कूल में 3 साल बिताए, लेकिन जैसे ही वे निकले उन्होंने क्लासरूम में एस बड़ी ई लगा दिए। पहले वे यूनिवर्सिटी में हाई लेवल मैथ सीखते थे, लेकिन जैसे ही वे निकले उन्होंने डेटा एनालिसिस पढ़ाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। हालांकि आर्य को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा मामला होगा। ग्रह नीलम त्रिलोचन सोलर सिस्टम में स्थित था, जो हमारे पुराने सोलर सिस्टम से काफ़ी बड़ा था। यहाँ के तारे का नाम त्रिलोचन था। इसके चारों ओर 33 ग्रह घूमते थे और उनमें से 4 पर जीवन संभव था। इनमें ग्रह नीलम, ग्रह ज्वाला और ग्रह शांति शामिल थे, जहाँ लोग रहते थे। एक और छोटा ग्रह था जो खूंखार जानवरों से भरा हुआ था, और वह था ग्रह दक्षिण। ग्रह दक्षिण पर कोई विशाल महासागर नहीं था, हालांकि खारे और मीठे पानी की झीलें सतह पर बिखरी हुई थीं। बाकी का हिस्सा जमीन था। ये ग्रह बड़ा नहीं था और पृथ्वी के आकार का केवल आधा था। इस पर हर तरह के खूंखार जानवर रहते थे। ये शिकार के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। ग्रह नीलम, ग्रह ज्वाला और ग्रह शांति के कई मार्शल आर्टिस्ट्स वहां जानवरों का शिकार करने और उन्हें बेचने के लिए जाते थे। इस बार सभी मिडिल स्कूल के छात्रों का ग्रेजुएशन ट्रायल इसी ग्रह पर हो रहा था। स्पष्ट रूप से ये त्रिलोचन सिस्टम की एक बड़ी घटना थी। आखिरकार जो लोग इस ट्रायल में सबसे अलग नजर आएंगे, वे मानव जाति की सबसे अच्छी अकादमी फेडरल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकते थे। ये पूरे त्रिलोचन सिस्टम के लिए सम्मान की बात होगी। हर कोई इसे देख रहा होगा। आर्य के लिए, अगर वह अभी भी उस अजीब घास के मैदान में जाकर शिकार कर पाता तो वह कड़ी मेहनत करता। नहीं तो अपने टैलेंट के साथ उसके लिए बेहतर यही होता कि वह मुंह धोकर सो जाए। हालांकि कल रात उस मैदान में मरने के बाद वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह दोबारा उसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा था। उसने अपने दिमाग में मौजूद उस छोटी सी जगह का अध्ययन किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। अंततः उसे इसे ट्रांसमाइग्रेशन के एक छोटे से लाभ के रूप में ही मानना पड़ा। जल्द ही उसकी क्लास शुरू हो गई। यदि आप मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित करते थे तो हाई स्कूल में आपके लिए लिटरेचर की कक्षाओं की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती थी। आर्य के पिछले जीवन ने, जो एक मार्शल आर्ट्स का दीवाना था, मार्शल आर्ट्स क्लास को ही चुना था। सुबह लिटरेचर क्लास थी और दोपहर में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस। विशाल ट्रेनिंग ग्राउंड में थर्ड ईयर के सभी छात्र मार्शल आर्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। आखिरकार ग्रेजुएशन में बस 1 महीना बचा था। सभी मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स को मुकाबला करना पसंद था। आर्य, प्रैक्टिस करें। चिंटू उत्सुक था। जरूर। आर्य मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसकी मार्शल आर्ट्स स्किल्स को बेहतर होने के लिए लड़ाई की जरूरत थी। वह कल रात केवल खरगोशों को पीट रहा था और 1 वर्सेस 1 मैच में लगभग मर ही गया था। अगर यह कोई गेम होता तो वह लेवल 1 पर ही जंगल के किसी मॉन्स्टर द्वारा मारा गया होता। उसका माइंडसेट बिखरने ही वाला था। दोनों ने अपना पोज सेट किया। चिंटू मुस्कुराया और उसकी ओर झपटा। वह एक बंदर जैसा दिखता था और बंदर की तरह ही फुर्तीला था। उसकी बेसिक मूवमेंट तकनीक लगभग एक्सपीरियंसर्ड के स्तर तक पहुंच चुकी थी। मार्शल आर्ट्स तकनीक की महारत को बिगिनर, फैमिलियर, एक्सपीरियंसर्ड, कंप्लीशन और परफेक्शन में विभाजित किया गया था। ज़्यादातर छात्रों की फाउंडेशनल मूवमेंट तकनीक अभी फैमिलियर तक ही पहुंची थी। ईशानी से लड़ने से पहले सुबह उसकी मूवमेंट तकनीक इसी स्तर की थी। ईशानी उससे 1 साल छोटी थी, लेकिन उसकी महारत एक्सपीरियंसर्ड तक पहुंच चुकी थी। शायद आत्माओं के आपस में मिलने के बाद उसकी मानसिक शक्ति बदल गई थी। आर्य के मार्शल आर्ट्स टैलेंट में काफ़ी सुधार हुआ था, नहीं तो वह इतनी मार खाने के बाद एक्सपीरियंसर्ड महारत तक नहीं पहुंच पाता। लगभग एक्सपीरियंसर्ड महारत वाली फाउंडेशनल मूवमेंट तकनीक चिंटू का गौरव थी। उसे लगता था कि यह उसके लुक्स की भरपाई कर देती है। आखिरकार ज़्यादातर छात्र मूवमेंट तकनीक के मामले में उससे बेहतर नहीं थे। इसमें आर्य भी शामिल था। हालांकि आर्य अब पहले वाला आर्य नहीं रहा था। उसने चिंटू के उस मुक्के को देखा जो उसकी छाती की ओर आ रहा था। उसने अपनी बाँह हिलाते हुए लापरवाही से उसे चकमा दिया। उसका मुक्का चिंटू की छाती पर लगा और उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया। चिंटू ने दर्द में अपनी छाती रगड़ी और फिर आर्य को हैरानी से देखा। साले आर्य, तूने कोई गोली खाई है क्या? तूने उसे चकमा कैसे दिया? चिंटू का कल्टीवेशन लेवल भी लेवल 4 था। हालांकि साधारण लेवल 4 वाले उसकी मूवमेंट तकनीक के कारण उसे नहीं हरा सकते थे। आर्य ने एक मुस्कान बिखेरी। मैं क्या करूं? मेरे पास कल्टीवेशन में मदद करने के लिए एक प्रोडिजी बहन है। मेरा सुधार तेजी से हो रहा है। आर्य चिंटू को अपने कल्टीवेशन लेवल में हुई बढ़ोतरी के बारे में नहीं बताने वाला था। चिंटू ने यह सुना और उसकी आंखें जलन से हरी हो गईं। उसने दांत भींचे और अपनी बीच वाली उंगली उठाए और कहा, जानवर, जा मर जा, जल्दी कर और यहीं फट जा। आर्य मुस्कुराया और पूछा, क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहते हो? चिंटू ने दांत भींचे। जारी रखो। आर्य की आंखें चमक उठीं और उसने सिर हिलाया।
वह मार खा रहा था और उसकी मूवमेंट तकनीक बढ़ रही थी, लेकिन उसकी फिस्ट तकनीक में बिल्कुल सुधार नहीं हुआ था। आखिरकार वह पलटवार भी तो नहीं कर पा रहा था। इस बार वह अपनी फिस्ट आर्ट की प्रैक्टिस कर सकता था। आर्य और चिंटू की फिस्ट तकनीक लगभग एक जैसी थी। वे अभी फैमिलियर महारत तक पहुंचे थे। वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे जब आर्य ने अपनी मूवमेंट तकनीक को नियंत्रित किया और हमला करने के लिए अपनी कोहनियों और मुक्कों का इस्तेमाल किया। लेकिन जल्द ही आर्य की फिस्ट तकनीक का प्रवाह बेहतर और बेहतर होता गया। उसके मुक्के और भी शक्तिशाली होते गए। धीरे धीरे चिंटू आर्य की गति का मुकाबला नहीं कर सका। उसे छाती पर आर्य का कैनन पंच लगा और वह जमीन पर गिर गया। क्या तुम ठीक हो? आर्य ने पूछा। मैं ठीक हूँ। चिंटू को अब जिंदगी पर शक होने लगा था। ये प्रगति बहुत तेज थी। ये नाइंसाफी थी। उसे यहाँ तक लगा कि उसका आत्मविश्वास हार गया है। आर्य, तूने पक्का कोई गोली खाई है? आर्य ने चिंटू के चिढ़े हुए चेहरे को देखा और तसल्ली देने के लिए उसका कंधा थपथपाया। सच कहूं तो उसे वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसका मार्शल टैलेंट अब ईशानी से भी बेहतर था। उसने सुबह उसे पीटते समय ज़्यादा और ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया था क्योंकि उसे जलन हो रही थी। क्या तुम और लड़ना चाहते हो? आर्य ने पूछा। वह महसूस कर सकता था कि इस लड़ाई में उसके मुक्के मारने का तरीका बदल गया था। उसकी मानसिक शक्ति मजबूत हो गई थी। उसने अनजाने में ही ताकत लगाने का सबसे अच्छा तरीका खोज लिया था। इसीलिए वह इतनी तेजी से सुधरा। आखिरकार मार्शल आर्ट्स तकनीकें इस बात पर केंद्रित थीं कि शरीर किस तरह ताकत लगाता है। नहीं, अब कभी नहीं। तुम निश्चित रूप से मुझे पीट पीट कर मार डालना चाहते हो और मेरी बची कुची दौलत हड़पना चाहते हो। कितना दुष्ट इरादा है। मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। चिंटू ने सिर हिलाया। आर्य का मुंह हैंग गया। तो वह थोड़ा सा जमा किया पैसा अभी भी है। ये लड़का भी कमाल है। लेकिन चूंकि चिंटू लड़ना नहीं चाहता था, आर्य केवल खुद कल्टीवेशन कर सकता था और सुधार करने की कोशिश कर सकता था। उसकी फिस्ट तकनीक अभी एक्सपीरियंसड के स्तर तक नहीं पहुंची थी, लेकिन ये पहले से काफ़ी बेहतर थी। जिस तरह से उसकी मूवमेंट तकनीक और कल्टीवेशन लेवल में सुधार हुआ था, आर्य को लगा कि वह कल वाले खुद के 10 वर्जन्स को हरा सकता है। ये सुधार बहुत तेज था। ऐसा लग रहा था कि उसे कल्टीवेशन से प्यार हो गया है। लगातार मजबूत होने का यह एहसास मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। मार्शल आर्ट्स शाम 4:30 बजे बंद हो गया। वह स्कूल के दिन का अंत था। लोग बाकी समय का इंतजाम खुद करते थे। होमवर्क पृथ्वी के दौर की तुलना में बहुत कम था। कहना पड़ेगा कि यह एकदम सही था। आर्य ने अपने पिछले जीवन के 10 किलो के स्कूल बैग के बारे में सोचा। उसकी आंखें अब थोड़ी नम हो गई थीं। क्लास खत्म होने के बाद आर्य सीधा सेकंड ईयर की बिल्डिंग की ओर गया। ईशानी, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। क्या हम एक दूसरे को जानने का मौका दे सकते हैं? जैसे ही वह ईशानी के क्लासरूम में पहुंचा, आर्य को एक जानी पहचानी कोमल आवाज़ सुनाई दी। सुनहरे बालों वाला एक सुंदर युवक मुस्कान के साथ क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा था। वह बड़ी विनम्रता से बात कर रहा था। साफ था कि वह पढ़ा लिखा और संस्कारी था। इस व्यक्ति का नाम आर्यन था। वह आर्य नगर के मेयर का बेटा था। वह भी ईशानी वाले साल में ही था। अगर ईशानी स्कूल की फीमेल आइडल थी तो आर्यन स्कूल का मेल आइडल था। उसका परिवार असाधारण था। वह सुंदर और विनम्र था। उसका कल्टीवेशन टैलेंट ईशानी से ज़्यादा कम नहीं था। वह भी लेवल 7 का मार्शल आर्टिस्ट था। स्कूल के छात्रों की नज़र में वह और ईशानी एक परफेक्ट मैच थे। आर्यन को स्कूल जाने के पहले दिन ही ईशानी से प्यार हो गया था। वह पिछले 2 साल से उसका पीछा कर रहा था। उसने कभी दूसरी लड़कियों की ओर देखा तक नहीं जो उसे पसंद करती थीं। यहाँ तक कि आर्य भी उसे पसंद करता था। वह इतना अच्छा इंसान था। आर्य बस उससे थोड़ा सा बेहतर था। ईशानी हमेशा की तरह कोमलता से मुस्कुराई। सॉरी आर्यन, मेरा मिडिल स्कूल में रिलेशनशिप में आने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें मुझ पर अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन जाहिर तौर पर ईशानी के इनकार का आदी हो चुका था और बेबसी से मुस्कुराया। उसने ईशानी को कोमलता से देखा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर तुम मिडिल स्कूल के दौरान रिलेशनशिप नहीं चाहती तो मैं यूनिवर्सिटी तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम यूनिवर्सिटी में भी रिलेशनशिप नहीं चाहती तो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह माय गॉड! आर्यन के हाव भाव ने पास खड़ी लड़कियों को चीखने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरे लाल हो गए थे। कौन जाने उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी। ईशानी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। वह मुड़ी और उसने आर्य को देखा। उसका मुंह हैंग गया। ये लड़का तमाशा देख रहा था। उसने इस स्थिति से निकलने में उसकी मदद भी नहीं की। उसकी मुस्कान और कोमल हो गई जैसे ही वह आर्य की ओर बढ़ी। भैया चलिए। इस समय आर्यन ने आर्य को देखा और बेबसी से मुस्कुराया। भैया आर्य, ईशानी को मनाने में मेरी मदद कीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। आर्य सन रह गया। उसे बीच में क्यों घसीटा जा रहा था। आर्यन की उम्मीद भरी आंखों को देखकर आर्य मुस्कुराया।
ईशानी अपने फैसले खुद ले सकती है। वह अब बड़ी हो गई है। अगर तुम सच में उसे पाना चाहते हो तो खुद कोशिश करो। वैसे वे सगे भाई बहन नहीं लग रहे थे। क्या उसे भी कोशिश करनी चाहिए? हम एक ट्रांस माइग्रेटर के तौर पर अगर उसे अब भी लड़कियों का पीछा करना पड़े तो वह उन सभी पूर्वजों की नाक कटवा देगा। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। संत और राक्षसी लड़कियां उसके पास आनी चाहिए। देवियां और अमर अप्सराएं उसके साथ रहना चाहनी चाहिए। उसे ईशानी को ठंडी नज़रों से देखना चाहिए और कहना चाहिए, बैठ जाओ, हटो। क्या यही सही तरीका है? आर्यन अजीब तरह से मुस्कुराया और अपना सिर थपथपाया। भैया आर्य, आप सही कह रहे हैं। मुझे देखिए, मैं कितना उतावला हो रहा हूँ। मैं कोशिश करता रहूँगा। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा। फिर वह शालीनता से चला गया। आर्य को आर्यन को जाते हुए देखता देख ईशानी मुस्कुराई। वह बहुत दूर जा चुका है। अगर तुम उसे पसंद करते हो तो जाओ उसका पीछा करो। मेरा मानना है कि समलैंगिकों के लिए भी सच्चा प्यार होता है। आर्यन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आर्य का चेहरा हरा पड़ गया। उसने ईशानी को अजीब तरह से देखा और कहा, गंदे दिमाग वाली लड़की। मुझे बस लग रहा है कि यह स्वाभाविक नहीं है। आखिरकार एक बार जब आप ट्रांसमाइग्रेट करते हैं तो आपका सामना विलेन से होना चाहिए। उसका सामना इतने बेहतरीन इंसान से क्यों हुआ? आर्यन लगभग उसके जितना ही बेहतरीन था। क्या स्वाभाविक नहीं है? ईशानी ने उलझन में पूछा। कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूं कि कोई तुम जैसे बुरे दिमाग वाले इंसान को इतने लंबे समय तक कैसे पसंद कर सकता है। ये स्वाभाविक नहीं है। ईशानी मुस्कुराए और आर्य को घूरने लगी। कैसा रहेगा अगर हम अब से हर सुबह स्पारिंग करें? नहीं तो मैं डैड को बता दूंगी कि तुम मुझे 18 अलग अलग पोजीशंस में रखना चाहते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आर्य ने कोमलता से मुस्कुराती हुई ईशानी को देखा और उसका दिल ठंडा पड़ गया। उसने रूखेपन से कहा, तुम बहुत दुष्ट हो। ईशानी की मुस्कान अटल थी। भैया, आपने ईशानी को गलत समझा। ईशानी तो बस भैया को बेहतर बनाने में मदद करने की कोशिश कर रही है। यह आपके फायदे के लिए है। फिर वह जाने के लिए मुड़ी। चलो घर चलते हैं, आज भैया का जन्मदिन है। ऐसा रोता हुआ चेहरा मत बनाओ। उसकी लंबी आकृति और लहराते काले बालों को जाते हुए देख आर्य का मुंह हट गया। वह बेजान होकर उसके पीछे चल दिया। वह भी ईशानी का मुकाबला नहीं कर सकता था। हर दिन इस तरह जीना असहनीय होगा। वह सच में एक छोटी अत्याचारी चुड़ैल थी। ... जब वे घर पहुंचे तो विक्रम और सुनीता ने जन्मदिन का केक तैयार कर रखा था। जन्मदिन सादा था। 4 लोगों के परिवार ने इसे साथ में मनाया। हालांकि आर्य को फिर भी बहुत अपनापन महसूस हुआ। विश मांगने और मोमबत्ती बुझाने के बाद सुनीता ने आर्य को एक सुंदर तरीके से लिपटा हुआ गिफ्ट बॉक्स दिया और कहा, मेरा प्यारा बेटा, ये तुम्हारे डैड और मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा है। आर्य मुस्कुराया और उसने उसे ले लिया। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक गहरी काली अंगूठी थी। अंगूठी पर कुछ अजीब पैटर्न बने हुए थे जो सुंदर लग रहे थे। यह स्टोरेज रिंग है। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। पॉकेट डायमेंशन वाले उपकरण बहुत महंगे होते थे। यहाँ तक कि उसके परिवार को भी ऐसी अंगूठी खरीदने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़े होंगे। आर्य मुस्कुराया और बोला, थैंक यू आदरणीय माँ, मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल करूँगा। अरे हाँ, और डैड भी। विक्रम का चेहरा उतर गया। बदमाश, क्या मैं केवल सेकेंडरी हूँ? सुनीता कोमलता से मुस्कुराई और आर्य के सिर को सहलाया। उनकी आंखों में थोड़े मिश्रित भाव थे। ये तुम्हारे बालिग होने का जन्मदिन है। अच्छे बच्चे, तुम अब बड़े हो गए हो। एक माँ के रूप में अपने बेटे को आखिरकार परिपक्व होते देख सुनीता को गर्व और अजीब सी भावना महसूस हो रही थी। जल्द ही आर्य का अपना परिवार होगा। वह उसे याद करेंगी। वाकई बेहतर यही होगा कि आर्य और ईशानी की शादी करा दी जाए, सुनीता ने सोचा। ईशानी एक तरफ खड़ी होकर यह नज़ारा देख रही थी। उसके पास स्टोरेज रिंग नहीं थी, लेकिन क्योंकि यह आर्य का बालिग होने वाला जन्मदिन था, ईशानी को लगा कि यह तोहफा सही है। आर्य, यह मेरा तोहफा है। ईशानी ने देखा कि आर्य ने सावधानी से अंगूठी पहन ली और उसने एक यूएसबी डिस्क उसकी ओर फेंक दी। यह क्या है? आर्य ने उलझन में पूछा। ग्रह दक्षिण की खूंखार जानवरों की गाइड। मैंने सुना है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन ग्रह दक्षिण पर होगा। मुझे चिंता है कि कहीं तुम खा न लिए जाओ, इसलिए मैंने दोस्तों से तुम्हारे लिए कुछ जानकारी निकलवाई है। ईशानी मुस्कुराए। आर्य ने एक भौं उठाए। एक लड़की। ईशानी ने आर्य की ओर देखा। ओह! आर्य ने सिर हिलाया और दहाड़ने से खुद को नहीं रोक सका। इस बहाने का इस्तेमाल मत करो कि मैं खा लिया जाऊंगा। तो इस बहाने का इस्तेमाल करूं कि तुम मर जाओगे। आखिरकार तुम्हारी ताकत उतनी ही कमजोर है। ईशानी मुस्कुराए। आर्य ने यूएसबी ली और ईशानी से बात करने का कोई इरादा नहीं रखा। नहीं तो वह गुस्से से मर जाएगा। साथ ही उसने सोचा कि जब उसकी ताकत ईशानी से ज्यादा हो जाएगी तो वह उसे दिखाएगा कि असली मजा क्या होता है। सुनीता ने उनके हाव भाव देखे और मुस्कुराई।
तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो। ये देखकर उन्हें तसल्ली हुई। आर्य सिर झुकाए केक काटता रहा। उसे लगा कि उसकी माँ को करीब होने का मतलब शायद गलत समझ आ रहा है। केक स्पिरिट फ्रूट्स से बना था। ये कल्टीवेशन के लिए फ़ायदेमंद था। केक खाने के बाद आर्य और ईशानी को कल्टीवेशन के लिए उनके कमरों में वापस भेज दिया गया। खासकर आर्य को, क्योंकि उसका ग्रेजुएशन ट्रायल करीब आ रहा था। विक्रम और सुनीता को उम्मीद थी कि वह अच्छा परिणाम लाएगा। ग्रेजुएशन ट्रायल फाइनल एग्जाम से 1 महीने पहले संसाधनों के आवंटन से जुड़ा था। आपको एक गारंटीड जगह भी मिल सकती थी। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। अपने कमरे में वापस जाकर आर्य अपने बिस्तर पर बैठ गया और स्पिरिट फ्रूट से मिली स्पिरिट पावर को पचाने लगा और अपने शरीर को रिफाइन करने लगा। उसके पास कोई हल्का लाल गोला नहीं था, इसलिए उसकी स्किन रिफाइनमेंट रुक गई। वह केवल अपनी हड्डियों को रिफाइन करना जारी रख सकता था। जल्द ही आसमान में अंधेरा छा गया और कीड़ों की चहचहाहट ने रात की खामोशी को तोड़ दिया। आर्य का कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं क्योंकि वह कल्टीवेशन में लीन था। अचानक आर्य को अपने दिमाग में एक झटका महसूस हुआ और उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई। जब उसे दोबारा होश आया तो कीड़ों की चहचहाहट गायब थी। उसके बजाय ताजी घास की महक उसके चेहरे से टकराए। आर्य का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपनी आंखें खोल दीं। जब उसने उस जाने पहचाने घास के मैदान को देखा तो वह खुशी से लगभग उछल ही पड़ा। वह वास्तव में वापस आ सकता था। चूंकि वह वापस आ सकता था तो फिर वो छोटे गोले हे। आर्य के होंठ ऊपर उठ गए। उसकी आंखों में हरी चमक कौंध गई जैसे ही उसने आसपास खोजबीन शुरू की। छोटे खरगोश, तुम लोग कहाँ हो? लेकिन आर्य ने अपनी सावधानी कम नहीं की। आखिरकार यहाँ अज्ञात खतरे थे। उसे अभी भी नहीं पता था कि कल रात उसकी मौत कैसे हुई थी। जल्द ही आर्य ने आगे एक विशाल भूरे खरगोश को घास खाते हुए देखा। ये कल वाले विशाल सफ़ेद खरगोश से थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी लगभग 80 सेमी लंबा था। आर्य खरगोश के 30 मीटर के दायरे में आ गया और खरगोश ने सतर्क होकर अपने कान खड़े कर लिए। जब उसकी लाल आंखों ने आर्य को देखा तो उसने अपने त्रिकोणीय मुंह से अपने नुकीले दांत दिखाए। आर्य का मुंह हैंग गया। हर बार जब वह किसी प्यारे खरगोश को अपने नुकीले दांत दिखाते हुए देखता तो यह अप्राकृतिक लगता था। लेकिन वह कल वाला इंसान नहीं था। उसने शांति से देखा जैसे ही खरगोश उस पर झपटा। आर्य की आंखें ठंडी हो गईं। जब भूरा खरगोश उस तक पहुंचा तो वह एक तरफ हट गया और उसी समय खरगोश की गर्दन पर एक जोरदार मुक्का मारा। कड़क एक कुरकुरी आवाज हुई और भूरा खरगोश कुछ मीटर आगे गिरता रहा और शांत होने से पहले कुछ बार अपने पैर पटके। 1 सेकंड में खेल खत्म। आर्य के होंठों पर मुस्कान आ गई। वह कल से कहीं ज्यादा मजबूत था। जल्द ही भूरे खरगोश का शरीर धूल में बदल गया और पीछे एक हल्का लाल गोला छोड़ गया। आर्य हैरान था। कल 2 थे, आज केवल 1। उसने दोनों खरगोशों के आकार की तुलना की। क्या मरने पर मजबूत वाले ज्यादा प्रकाश के गोले देते हैं? उसे यह जानने के लिए बस कुछ और मारने की जरूरत थी। आर्य ने इसके बारे में और नहीं सोचा और प्रकाश का गोला उठा लिया। प्रकाश का गोला उसके हाथ में गायब हो गया, शायद फिर से उस छोटे डायमेंशन में चला गया। फिर आर्य ने दोबारा तलाश शुरू की। जल्द ही उसे 2 और खरगोश मिले। काला वाला लगभग कल वाले विशाल सफ़ेद खरगोश के आकार का था। एक और भूरा वाला था जो अभी मारे गए खरगोश के जुड़वां भाई जैसा लग रहा था। आर्य को देखकर दोनों खरगोश लाल आंखों के साथ ऐसे झपटे जैसे उन्होंने कोई सुंदर मादा खरगोश देख ली हो। आर्य भी लाल आंखों के साथ उनकी ओर दौड़ा। वे छोटे गोले थे। उसने दोनों खरगोशों के पंजों को चकमा दिया। आर्य ने भूरे खरगोश को मुंह के मारकर मार डाला और फिर काले खरगोश पर ध्यान केंद्रित किया। काले खरगोश का डिफेंस भूरे वाले से ज्यादा मजबूत था और वह तेज भी था। हालांकि आर्य कल जैसा नहीं था। उसने गर्दन पर 5 मुक्के मारे और काला खरगोश ऐंठता हुआ जमीन पर गिर गया। 3 लाल गोले हाथ लगे। 1 घंटे बाद आर्य घास में बैठकर हौंफ रहा था। वह अब एक अनुभवी खरगोश शिकारी बन गया था। उस 1 घंटे में उसने 2 सुपर विशाल सफ़ेद खरगोशों को मारा जो कल वाले से भी बड़े थे। फिर उसने 6 विशाल खरगोशों और 13 छोटे खरगोशों को मारा। वह क्रूर और निर्दयी था, बहुत ही क्रूर। शुरुआत में मिले 3 गोलों को मिलाकर उसने कुल 35 गोले जमा कर लिए थे। ये कमाल था। आर्य की मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मजदूर ही वास्तव में सबसे सम्मानित होता है। इन सभी छोटे गोलों को देखते हुए यह उसकी त्वचा, मांस, नसों और हड्डियों के रिफाइनमेंट को पूर्णता तक लाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? उस समय ईशानी, हे नटखट छोटी बहन, बड़ा भाई तुम्हें सबक सिखाएगा। इसी पल आर्य की मुस्कान जम गई। उसकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि वह 10 मीटर आगे घास में अविश्वास से देख रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। घास की ऊंचाई अलग अलग थी। कुछ बस उसके घुटनों तक थी, कुछ 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची थीं। अगर आर्य अंदर जाता तो वह गायब हो जाता।
लगभग 1.6 मीटर ऊंची झाड़ी में घास के अंदर आंखों की एक जोड़ी थी। आर्य को लगा कि उसकी आंखें धुंधली हो गई हैं। उसने पलकें झपकाईं लेकिन पाया कि आंखें गायब हो गई थीं। फिर घास धीरे धीरे हिलती हुई प्रतीत हुई। जब वह घास के उस टुकड़े से बाहर निकली तो आर्य ने आखिरकार देखा कि वह क्या थी। वह 1.5 मीटर लंबा एक विशाल हरा भेड़िया था। उसके फर का रंग एकदम शुद्ध हरा था जो घास से काफी मिलता जुलता था। वह चिकना और पतला लग रहा था। ये निश्चित रूप से एक टॉप लेवल फर था। जाहिर तौर पर कोई हवा नहीं चल रही थी लेकिन वह अभी भी लहरा रहा था। उसकी आंखें भी हरी थीं। केवल उसकी आंखों का सफ़ेद घेरा अलग रंग का था। आर्य जमीन पर बैठ गया और विशाल भेड़िए को देखने लगा। भेड़िए ने भी आर्य को देखा। उनकी आंखें मिली और वे दोनों सन्न रह गए। ये वैज्ञानिक नहीं था, यह एक बाघ था, है ना? इतना बड़ा भेड़िया कैसे हो सकता है? लेकिन इसका रंग वाकई बहुत अच्छा था। भेड़िए की हरी आंखों से एक बर्फीली रोशनी निकली। वह भी थोड़ा सावधान लग रहा था, जैसे उसने पहले कभी ऐसा जीव न देखा हो। कुछ पलों बाद उसने अपने बर्फीले दांत दिखाते हुए अपना मुंह खोला और आर्य पर दहाड़ा। आर्य, वहां एक 1.5 मीटर लंबा विशाल भेड़िया उस पर दहाड़ रहा था। वह बेहद खूंखार लग रहा था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे वापस भौंकना चाहिए? क्या मुझे मरे होने का नाटक करना चाहिए? जब आर्य इस बारे में सोच ही रहा था, विशाल भेड़िया अधीर होता हुआ प्रतीत हुआ। उसने एक अर्ध पारदर्शी ची-ब्लेड जैसी चीज छोड़ी जिसने हवा को चीरते हुए चीखने जैसी आवाज की। इससे पहले कि आर्य कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने बेरहमी से उसकी छाती को काट दिया। उसकी पूरी छाती कागज की तरह कट गई थी। इतनी भारी मात्रा में खून निकला कि वह एक मानव फव्वारे जैसा लग रहा था। आह, मुझे आखिरकार पता चल गया कि कल मैं कैसे मरा था। अंधेरे में डूबने से पहले ये उसके आखिरी विचार थे।